अब जान लेते हैं आज का टुडेज ट्रेड। और आज का टुडेज ट्रेड यानी एक ऐसा स्टॉक जिसको इंट्राडे पोजीशन नजरिए से आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। कोई भी ट्रेड आप ले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। आज का स्टॉक जान लेते हैं डिम्पी से। बताइए डिम्पी। गोवा कार्बन आज का शेयर होगा जिस पे आपको ध्यान रखना है। असल में गोवा कार्बन के एक तो 13 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। इस बार नतीजे इस बार शानदार रहेंगे। ये एक अलग बात है जो रिजल्ट्स से जुड़ी हुई है क्योंकि कल रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब आप कंपनी का कोर बिजनेस देखिए, 80% इनको इनकम इनके कैल्साइड केमिकल से मिलती है और यही एक ऐसा हिस्सा है जहां पे चाइना और इंडिया में आपको पिछले 1-1.5 साल में फर्क दिखेगा। चाइना में कैल्साइड कोक के प्रोडक्शन को लेकर काफ़ी सख्ती बरती जा रही है और काफ़ी पेनल्टीज को इम्पोज किया गया है। भारत में यही कंपनी 80% बिजनेस यहीं से लेके आती है अपना, तो इसको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। एक्सपोर्ट भी करेगी और ये इनकी बैलेंस शीट में भी दिख रहा है। अगर आप इनका ऑपरेटिंग मुनाफा देखेंगे अब उसमें लगातार सुधार हुआ है और Q2 में घाटे के मुकाबले कंपनी ने मुनाफा भी दर्ज किया था। तो कच्चे माल में कुछ ज़्यादा तेजी हुई नहीं, तो कॉस्टिंग बेनिफिट्स भी बैलेंस शीट्स पे दिखेगा। ये शेयर एक स्पेकुलेटिव ट्रेड नहीं बल्कि एक कोर फंडामेंटल बेसिस पर चलने वाला शेयर है और शायद पिछले बार 1 साल का चार्ट देखेंगे या आपको इंडिकेट कर देगा कि नई ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है, जो कि 120 इसका अक्टूबर का बना हुआ आई था, उसको ब्रेक करेगा तो शायद नए लेवल्स भी पा सकता है। तो हर लिहाज से, बैलेंस शीट स्ट्रक्चर के लिहाज से, वॉल्यूम के लिहाज से और नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से भी ये शेयर बेहतर है। 120 का टारगेट होगा, 107 का एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। राकेश, इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे आप? गोवा कार्बन पे आपका टारगेट आज का। देखिए डिम्पी, जो जैसा आपने बताया बिल्कुल वैसे ही टेक्निकल पैटर्न है और बिल्कुल यहाँ से एक रैली की संभावना बनती है गोवा कार्बन के अंदर। जी, सुमित बगड़े भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, गुड मॉर्निंग। 2 ट्रेड्स इंट्राडे के लिए जो आप रेकमेंड करेंगे? गुड मॉर्निंग दीपाली। वेल देखिए, फर्स्ट ट्रेड इंट्राडे के लिए कॉनकोर के अंदर बहुत दिनों के बाद एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है और कॉनकोर ऐसा लगता है कि प्रेजेंट लेवल से एक अच्छी तेजी दिखा सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। इंट्राडे में भी ऐसा लगता है कि यहाँ से एक तेजी का मूव देखने को मिलना चाहिए, तो कॉनकोर के अंदर बाय करके काम करें। 1140 का स्टॉप लॉस और ऊपर में 1240-1250 के टारगेट होना चाहिए। दूसरा स्टॉक जी एंटरटेनमेंट, जो कि ऐसा लग रहा है कि कल के मूव के बाद और तेजी दिखा सकता है और ऊपर पे इमीडिएटली 470 से 480 के लेवल्स दिखा सकता है। आई थिंक इमीडिएटली अगर किसी को बाय करना है तो 446 के स्टॉप लॉस से बाय करें, टारगेट 480। ठीक है, तो कुछ एक स्टॉक्स आपने यहाँ पे देखे, इस पे नज़र रख सकते हैं आप। लेकिन ऐसा नहीं है कि कल मार्केट के अंदर कुछ शेयर ऐसे थे जो सिर्फ चल ही रहे थे। टूटने वाले शेयर्स की लिस्ट भी काफ़ी बड़ी है, एक बार वो भी देख लेते हैं। कल जिन शेयर्स में नुकसान आया था, क्या आज वो भी आएगा? भारती एयरटेल, आइडिया, दोनों ही लूजर्स हैं क्योंकि जैसे हमने शुरुआत में भी कहा था कि जो बेनिफिट्स अब इनमें होल्ड लगी है कस्टमर्स को देने का, वो कम से कम बैलेंस शीट्स में पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होगा और वो नुकसान वाला ही हिस्सा होगा। टाटा मोटर्स में भी कल नुकसान था और हीरो मोटोकॉर्प में भी नुकसान था। इन दोनों में से किसी एक को शॉर्ट करना हो तो सुमित, आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? 2 व्हीलर हीरो मोटोकॉर्प को शॉर्ट करूं या 4 व्हीलर टाटा मोटर्स को? देखिए, हीरो मोटोकॉर्प अभी फिलहाल इमीडिएटली वीक लग रहा है डिम्पी। हीरो मोटोकॉर्प के अंदर हमने देखा है कि ऊपरी लेवल से दबाव भी देखने को मिला है और इमीडिएटली ऐसा लगता है कि एक बार इसके अंदर वीकनेस देखने को मिल सकती है। आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प के अंदर एक बार सेल करके काम करना चाहिए। कल की जो क्लोजिंग थी वो 298590 के आसपास थी। इमीडिएटली ये स्टॉक, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जैसे ही 2970 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो हमको 2 से 4 दिनों में 2850 या 2800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जब तक ये स्टॉक ऊपर में 3030 का लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक इसमें सेल करके काम करें। जी, तो हीरो मोटो पर ये कमेंट आपने सुना। लेकिन कल के सेशन में अविनाश बहुत चुनिंदा सेक्टर से जो कि चल रहे थे उसमें मैं पेपर स्टॉक्स पर आपकी राय लेना चाहती हूँ क्योंकि जो बाइंग थी स्पेशली वो आखिरी के घंटे में आए थे। मुरारजी टेक्सटाइल, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, जेके पेपर, ये सभी स्टॉक्स चल रहे थे। स्पेशली जेके पेपर पर आपका व्यू क्या है? आई थिंक दीपाली, मुझे लग रहा है कि पेपर सेक्टर में जिस प्रकार का ट्रैक्शन हमने सेकंड क्वार्टर में देखा है, हमको लग रहा है कि थर्ड क्वार्टर में भी कंटिन्यू रहेगा। प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुकी है और पेपर मार्केट में डिमांड सप्लाई का इक्वेशन अगर हम देखें तो डिमांड की तरफ ज़्यादा पोजीशनड है, सप्लाई कम है। और हमको लग रहा है कि नॉट ओनली जेके पेपर बट जो बड़े प्लेयर्स है जैसे TNPL है जिन्होंने नंबर्स अच्छे दिखाए, यहाँ पे थर्ड क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी बढ़िया आ सकते हैं। यहाँ पे भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, तो मुझे लग रहा है कि कोई निवेशक अगर खरीदना चाहे तो इन दोनों शेयर्स पे अभी भी पोजीशन ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो आपके ट्रेड को ना केवल आज ट्रेडिंग मोमेंटम देंगी बल्कि हो सकता है अगले कई दिनों तक उसका इफेक्ट आता है दिखे, इसलिए हमने उसको नाम स्टॉक्स इन फोकस न्यूज़ के हिसाब से दिया है।
अब सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं इन सभी खबरों पे बातचीत करने के लिए। सबसे पहली खबर तो फिर से फार्मा पे ही, जो कि वोकहार्ट को जुड़ी हुई है। इसके अंकलेश्वर प्लांट को एक फिर से वार्निंग लेटर मिला है। सुमित, ये अंकलेश्वर प्लांट इसके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है? और ये वार्निंग लेटर, अब तो आदत सी होगी हमको फार्मा कंपनी से सुनने की वार्निंग लेटर, यूएस एफडीए, और हम तो मजाक के तौर पर ये भी कह रहे थे कि मैनेजमेंट से अब ये मत पूछिए कि सर मार्जिन से कितना डर लगता है, अब तो मैनेजमेंट से ये पूछिए सर 483 से डर लगता है। राधा, इसका ट्रेंड भी डिम्पी शुरू वोकहार्ट नहीं किया था। सबसे पहले वहीं से ही खबरें आनी शुरू हुई थी फॉर्म 483 को लेकर। और अब कंपनी अंकलेश्वर इकाई, जहाँ से 2 प्रोडक्ट कंपनी यूएस में भी सप्लाई करती है। आपको ये बता दें कि अंकलेश्वर इकाई वो इकाई, इसको पहले ही ऑलरेडी इंपोर्ट अलर्ट मिला हुआ है, और ये चिकलथाना और वालूज के साथ ये तीसरी इकाई है जिसको इंपोर्ट अलर्ट मिला हुआ है। तो कंपनी के 2 प्रोडक्ट जिसको यूएस में सप्लाई करती है, उनको लेकर भी अब जो फॉर्म 483 है वो जारी किया गया, और उसके बाद अब वार्निंग लेटर की बातचीत भी हो रही है। जीएमपी बैड जीएमपी प्रैक्टिसेस के चलते कंपनी को वार्निंग लेटर दिया गया है, और वार्निंग लेटर के अंदर खराब क्वालिटी और यहाँ पर कई चीज़ें जिसमें जो है कंपनी के रिकॉर्ड्स डिस्ट्रैक्ट करना, ये सब ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो कि जिसकी वजह से ये बात शामिल हुई है। आपको ये बता दें कि कंपनी की ये जो इकाई है इसलिए ज़रूरी है, करीब 15 से 16% रेवेन्यू जो यूएस में कंपनी ड्राइव करती है वो हिस्सा अंकलेश्वर इकाई से आता है। यूएस से कंपनी को पिछले साल में करीब 970 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया था, यानी उसका 20% के आसपास का हिस्सा जो है वो सिर्फ अंकलेश्वर इकाई से आता है। तो एक बड़ी कंपनी की इकाई है, इसलिए एक मेजर सेटबैक के तौर पर आप इसे देख भी सकते हैं। और कंपनी की ओवरऑल यूएस रेवेन्यू जो है वो भी काफ़ी टूटे पिछले 1 साल के दौरान, क्योंकि कंपनी की बाकी जो इकाई है वहाँ से भी बैन लगा हुआ है। तो महज शिकागो इकाई जो है वो कंपनी की यूएस मार्केट में केटर कर रही है, तो ये कंपनी के लिए प्रेशर वाली बात रह सकती है। जी, तो वोकहार्ट आज डेफिनेटली कमजोर हो सकता है, लेकिन राकेश बहुत संक्षेप में वोकहार्ट पर आपके कमेंट्स। दिवाली, वोकहार्ट का अगर आप टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो ये स्टॉक पहले से ही वीक है, डिस्ट्रीब्यूशन पहले से ही विजिबल है, और मुझे नहीं लगता है कि इन स्तरों पर वोकहार्ट में कुछ नई तरह की कोई नई तरह की पोजीशन बनानी चाहिए। स्पेसिफिकली किसी तरह की बॉटम फिशिंग से इसमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ठीक है, जो दूसरी खबर है वो कॉमोडिटी से जुड़ी हुई है, यानी कि शुगर है। सुमित, इस पे क्या बड़ी खबर आ रही है कि अब मिठास पूरी तरह से गुम होने वाली है क्या? कह सकते हैं डिम्पी कि शुगर फ्यूचर को बैन किया जा सकता है। जिस तरह से शुगर के प्राइसेस में तेजी देखने को मिली है, गवर्नमेंट इस पर विचार कर रहा है, और शायद इसी हफ्ते फैसला आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और एक और अपडेट ये भी आ रहा है कि अब कंपनीज को ये भी कहा जाएगा कि बिना ड्यूटी के, यानी कि अपनी जेब से वो ड्यूटी भर के इसको इंपोर्ट करेगी इन केस दे वांट टू इंपोर्ट। तो ये एक और अपडेट यहाँ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वैसे भी जो एग्री मिनिस्टर उन्होंने इस बात का फेवर भी किया कि वो शुगर बैन करना चाहते हैं कि चीनी कीमतों में एक इजाफा है। अगर आप चीनी कीमतें देखें तो 32 रुपये चलती हुई चीनी कीमतें अब 50 रुपये की रेंज में पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक जोरदार करीब 40% का इजाफा आ चुका है, जिसके बाद अभी फैसला लिया गया। तो हो सकता है चीनी शेयरों पे थोड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। अविनाश, बहुत संक्षेप में शुगर स्टॉक्स पर क्या करना चाहिए आज? कि शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली ये न्यूज़ फ्लो नेगेटिव है, और अगर ऐसा आता है कि शुगर फ्यूचर्स पे बैन होता है तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट खराब होगा। लेकिन जिस प्रकार के प्राइसेस बढ़े हैं दीपाली, मुझे लग रहा है कि अभी भी प्राइसेस काफ़ी अट्रैक्टिव है, और थर्ड क्वार्टर शुगर कंपनीज के काफ़ी अच्छे रहेंगे, स्पेशली इंटीग्रेटेड प्लेयर्स के, जैसे कि धामपुर है, बलरामपुर चीनी है, बजाज हिंदुस्तान है। तो हमको लग रहा है कि कोई गिरावट अगर आती है तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा तो शुगर में एक्सपोजर ज़रूर बढ़ाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सप्लाई शॉर्टेजेस शुगर के काफ़ी बड़े होने वाले, तो उस हिसाब से शुगर में पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, इस बीच ऑटो को लेकर भी एक और अहम खबर है सुमित आपके पास, शायद वो कमर्शियल व्हीकल को लेकर है। ये टाटा मोटर अशोक लीलैंड से जुड़ा हुआ है क्या? जी डिम्पी, इनकी बिक्री एकाएक बढ़ सकती है, वो भी अब 1 अप्रैल से पहले, क्योंकि हो सकता है 1 अप्रैल के बाद जो कमर्शियल व्हीकल उनके दाम बढ़ते हुए दिखाई पड़े। रफली 2 लाख रुपए तक दाम जो है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि BS4 लागू होने वाला है, और उससे पहले जो ट्रक मैन्युफैक्चरर हैं वो अपने एक्यूमुलेट कर सकते हैं, यानी कि पहले खरीदारी कर सकते हैं ट्रक्स की। तो हो सकता है कि कीमतें बढ़ने से पहले कुछ बाइंग आते हुए दिखाई पड़े, एंटीसिपेटरी बाइंग आते हुए दिखाई पड़े। रादर अशोक लीलैंड और टाटा मोटर्स स्टेटमेंट भी है कि अगले 6 महीने थोड़े बेहतर आ सकते हैं बिक्री के लिहाज से। बहुत संक्षेप में सुमित, अशोक लीलैंड पे कोई पॉजिटिव ट्रेड लेना चाहिए आज के लिए? देखिए दीपाली, अशोक लीलैंड के अंदर इमीडिएटली यस एक तेजी तो बन रही है। कल भी हमको इनफैक्ट लास्ट 3 दिनों से हमें लोअर लेवल से एक तेजी देखने को मिली है। इमीडिएटली ये स्टॉक ऊपर में 84 तक के लेवल दिखा सकता है, और उसके बाद इसमें 90-92 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो यस एब्सोल्युटली 79 के स्टॉप लॉस से अगर कोई इंट्राडे ट्रेड लेना चाहे तो ले सकता है। ठीक है, एक ऐसी कंपनी जो लिस्टेड तो नहीं है, लेकिन हाँ लिस्टेड ना होने के बावजूद भी 2016 में सबसे चर्चित थी, वो थी पेटीएम। सुमित, इसको लेकर भी कुछ खबर है?
फाइनल अप्रूवल मिल चुका है डिम्पी इन्हें भी अब पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर, और ये अगले महीने से अपने ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। और एक अच्छी खबर ये भी कि नोएडा से ये पहली ब्रांच अपनी खोलने जा रहे हैं। इन्होंने ये कहा है कि शुरुआत में डेबिट कार्ड्स इशू करेंगे, 1 लाख रुपए तक के डिपॉजिट्स भी लेंगे, लेकिन हाँ जैसे कि किसी भी पेमेंट बैंक को क्रेडिट कार्ड इशू करने की मंजूरी नहीं है तो इनको भी नहीं होगी। लेकिन हाँ इन्होंने ये ज़रूर कहा है कि RTGS, NEFT या फिर UPI जैसी जो सर्विसेज हैं उनको ज़रूर दिया जाएगा। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा ट्रिगर, और ना केवल क्योंकि जिस तरह कंपनी की साख है उसके हिसाब से किसी भी पेमेंट बैंक के लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है, स्पेशली भारतीय जो कि ऑलरेडी पेमेंट बैंक के अंदर है। तो पेटीएम का नया पेमेंट बैंक आने जा रहा है और अगले महीने से कामकाज शुरू करने जा रहा है। अविनाश, ये कंपनी लिस्टेड तो नहीं है, अगर लिस्टेड हो तो शायद इसका सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता, लेकिन फिर भी कैशलेस बेनिफिशियरी में कोई ऐसा शेयर जो आपको पसंद हो? मुझे लग रहा है कि डिम्पी ऐसा कोई डायरेक्ट बेनिफिशियरी तो नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि जो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है जो अभी कैशलेस ट्रांजैक्शंस प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे ख्याल से पोजीशन ली जा सकती है। ई कॉमर्स में ऐसा कोई डायरेक्ट प्ले तो नहीं है पेटीएम का जैसा, क्योंकि पेटीएम ने जिस प्रकार का मॉडल डेवलप किया है मेरे ख्याल से स्केलेबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। मेरे ख्याल से जो बैंक्स पेमेंट ऐप्स यूज़ करते हैं वहाँ पे पोजीशन ली जा सकती है, स्पेशली HDFC बैंक को। शुक्रिया सुमित, ये 4 खबरें आप ने जो बताई सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सभी स्टॉक्स पर आज के सेशन में नजर भी रखनी होगी। लेकिन सुमित, एक बार बैंकिंग स्टॉक्स पर आपसे कमेंट लेना चाहेंगे। कल प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो इंडेक्स को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। येस बैंक और एक्सिस बैंक स्पेशली एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। इन दोनों में से कोई ट्रेडिंग का कंफर्ट दे रहा है नई लॉन्ग पोजिशंस के लिहाज से? देखिए दीपाली, एक्सिस बैंक के अंदर एक मूव देखने को मिल रहा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक्सिस बैंक में हमें एक्सटेंडेड मूव देखने को मिले, जिसके अंदर इमीडिएटली 480 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। तो ये प्योरली ट्रेडिंग के टारगेट होगा 480 का लेवल अगर ब्रेक होगा तब ही इसके अंदर एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमको 550 से 550 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो यस, इमीडिएटली अगर कोई ट्रेडिंग के लिहाज से काम करना चाहता है तो 442 या टू बी वेरी प्रिसाइज 440 के स्टॉप लॉस से 450 से 455 के बीच में बाइंग करें और ऊपर में इमीडिएट टारगेट 475 480 के में लेके चल सकते हैं एक्सिस बैंक के लिए। ठीक है राकेश, एक शेयर देखिए, वो है साइबर टेक सॉफ्टवेयर के नाम से एक शेयर होगा। ये एक्चुअली थोड़ा बजट के हिसाब से कुछ एक चुनिंदा शेयर्स है मेरे पास जिसमें मोमेंटम मिल सकता है। ये कंपनी का बिजनेस यूएस से बहुत आता है। अब यूएस में ये डिफेंस टेलीकॉम को लेकर बड़े ऑर्डर्स इनके पास है। अब खबर ये है कि भारत में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी इनको कुछ ऑर्डर मिल सकते हैं। करीब 6 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से बातचीत कर रहे हैं। साइबर टेक आपको कितना ठीक लग रहा है चार्ट्स पर? डिम्पी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्ट्रक्चर है। नीचे में 76 के अराउंड स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है और ऊपरी स्तरों पर स्टॉक एक अच्छे रुझान, हायर टॉप हायर बॉटम के रुझान में ट्रेड कर रहा है और शॉर्ट टर्म में 91 के लेवल्स मुमकिन लगते हैं ऊपर में।